हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोमोलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। आज बायोमोलिक्यूल के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज पॉलीसेकेराइड। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का विच इज पॉलीसेकेराइड। इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो बायोमोलिक्यूल के अंदर हम लिपिड पढ़ना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब जब एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे। जब दो होंगे उसे डाइसेकेराइड कहेंगे। जब 3 से 10 के बीच में शुगर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे उसे ऑलिगोसेकेराइड कहेंगे। और अगर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ये हमें समझ आता है। अब जो पॉलीसेकेराइड है, हमें पता है कि जब भी दो शुगर मॉलिक्यूल जुड़ रहे होते हैं वो एक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ईथर बॉन्ड होता है। आई होप आपको यहाँ तक सबको याद होगा। तो अब जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं मोर देन 10 तो उसको पॉलीसेकेराइड कहेंगे। अब पॉलीसेकेराइड दो टाइप के हो सकते हैं। एक होगा होमोपॉलीसेकेराइड, एक होगा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। क्या डिफरेंस है दोनों में? जितने भी शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं अगर सारे के सारे सेम होंगे तो उनको हम होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। और जब आपका एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे एक पॉलीसेकेराइड के अंदर उसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमें होमोसेकेराइड के पढ़ने हैं दे आर ग्लाइकोजन, स्टार्च, देन हमारा आता है सेलुलोज। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन है और एक काइटिन भी है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के अंदर हम पढ़ेंगे पेप्टिडोग्लाइकान। तो ये 1 2 3 4 5 इन 5 मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इन्हीं 5 के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे होते हैं ना, पॉलीसेकेराइड बहुत सारे होते हैं ना, तो हम इन 5 के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं बहुत कॉमनली। जैसे कि स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? जो भी प्लांट है, प्लांट ने जो भी अपना कार्बोहाइड्रेट वगैरह स्टोर करना है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जब हम प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये सब चीजें पढ़ेंगे वहां स्टार्च की बातें आएंगी। तो हमें स्टार्च के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपने अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं। तो हम ग्लाइकोजन की बातें करेंगे, वहां पर हमें हेल्प होगा ग्लाइकोजन। देन अगला है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? हमें पता है हमारे 5 किंगडम है। आर एच विटेकर सिस्टम ने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इसमें से जो एनिमिलिया होता है ना उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल लगी होती है। एनिमिलिया के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, उनके अलावा सारी किंगडम्स में सेल वॉल है। जब आप मोनेरा पे आओगे तो आप पढ़ोगे मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। तभी हम यहाँ इस पेप्टिडोग्लाइकान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोटिस्टा और प्लांट होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन ऐसी सब चीजों की बनी होती है, इसलिए हम सेलुलोज के बारे में बात करेंगे। जो फंगाई होता है उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, इसलिए हम काइटिन के बारे में बात करेंगे। तो बार बार ये टर्म्स हमारी पूरी बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे हम 11th-12th के अंदर। इसलिए देखो एक छोटा सा फंडा अपने लाइफ में समझ लो। अगर अपने शायद शुरू के टॉपिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओ लेकिन उनको अगर बेसिक से पढ़ोगे ना तो पता क्या होगा, जैसे जैसे आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे ना आपको बाद में इन सब चीजों को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा से स्टार्च देखोगे आपकी रिविजन हो जाएगी, अरे स्टार्च तो हमने पढ़ा था, होमोपॉलीसेकेराइड होता है। तो हमेशा लाइफ का एक फंडा बना लो कि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, अगर उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर चीजों को रटोगे तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और शुरू की यूनिट में टाइम लगाओ ताकि जब आगे बढ़ो ना, जब थोड़ा कम टाइम रह जाए पेपर से पहले तो आपका फटाफट चीजें हो और आपकी रिविजन भी हो जाए पुरानी यूनिट्स की। ठीक है, मुझे लगता है पॉइंट सबको समझ आ गया है। तो अब हमें पता चल गया हमें इन सबके बारे में पढ़ना है।
सबसे पहले आते हैं हम स्टार्च के ऊपर हमें पता है स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड है, ये हम जानते हैं। अब स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है और मोस्ट ऑफ द चीजें हमारी इन्वायरमेंट में डी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी डी ही फॉर्म होगा। और यहाँ पर स्टार्च में क्या होगा, ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज और ग्लूको अल्फा फॉर्म में होगा। जब अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज को बहुत सारे उनको बाइंड करोगे तो हमारा स्टार्च बनेगा। अब अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज, इसके अंदर दो चीजें हैं। हमारा जो स्टार्च है वो दो चीजों का बना होता है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। 1/4 of the starch is made up of amylose and 3/4 of the starch is made up of amylopectin। अब जो अमाइलोज है ना, दैट इज अ लीनियर चेन, बिल्कुल सीधी चेन है। और जो आपकी एमाइलोपेक्टिन है ना, वो आपकी ब्रांच चेन है, उसमें ब्रांचिंग होती है, पहली चीज। अब हमारा सिंस स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है तो इसके अंदर सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ही जुड़े होंगे। तो अगर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज 1/4 लिंकेज से जुड़े होते हैं, वो पूरी स्ट्रेट चेन को हम अमाइलोज बोलते हैं। अब हमें पता है जब इतना बड़ा अमाइलोज जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा अमाइलोज है, तो इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 4, इसका 1 इसका 4। तो जो सबसे लेफ्ट वाली साइड पे है ना, उसका फर्स्ट कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है वो ऑक्यूपाइड है। तो लेफ्ट एंड इज योर नॉन रिड्यूसिंग एंड। लेकिन यही अगर हम राइट एंड पे जाएंगे तो राइट का फोर्थ इसके 1 से जुड़ा होगा, तो इसका फर्स्ट फ्री होगा। तो कैन आई से अमाइलोस में हमारा जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, बट दैट इज इन अमाइलोस। लेकिन अब क्या होगा, जो जो फ्री 1 एंड है उनके साथ ऊपर ब्रांचिंग जुड़ी होगी 6th वाले कार्बन से। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे सपोज मेरा फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन सी था, तो ये अगले मेरे एमाइलोज का ये जो 6th कार्बन है उसके साथ उन्होंने ग्लाइकोसिडिक ईथर बॉन्ड बना लिया। तो ये जो अल्फा 1/4 लिंकेज होती है उसको हम बोलते हैं, जो अल्फा 1/4 लिंकेज है इसको हम बोलते हैं एमाइलोज में होती है। और ये जो अल्फा 1/6 लिंकेज है ये आपके अमाइलोपेक्टिन में होती है। तो क्या हमें समझ आ गया कि अमाइलोज कोई पूछे तो उसका जो हमारा राइट साइड होगा वो रिड्यूसिंग होगा, लेफ्ट साइड नॉन रिड्यूसिंग होगा। लेकिन अगर कोई स्टार्च पूछे, स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दोनों हैं, तो जो अमाइलोज का रिड्यूसिंग एंड था ना वो आपका ब्रांचिंग बनाने में हेल्प कर जाएगा। तो हम बोलेंगे हमारे सारे के सारे एनोमेरिक कार्बन नॉन रिड्यूसिंग हो गए। सो स्टार्च इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। अब किसी को याद आ रहा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज के दो जब हमारे मॉलिक्यूल जुड़े थे, और दो मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से जुड़े थे, याद है? किस बॉन्ड से जुड़े थे? ग्लाइकोसिडिक से जुड़े थे, अल्फा 1/4 से जुड़े थे, तो वो हमने मैल्टोज में पढ़ा था। और अगर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज के दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं, दोनों अल्फा है, वो 1/1 लिंकेज से थे, तो वो हमारे ट्रीहालोज थे। याद आ गया, हमने डाइसेक्राइड में पढ़ा था। तो जब भी एक चीज को पढ़ो, पुरानी चीज को दिमाग में लाओ कि हमने सेम चीज कहाँ पढ़ी थी। So this is about my starch. So starch में अमाइलोज लीनियर और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि कौन सा लीनियर कौन सा ब्रांच किस बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आपने लैब में ना एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, जिसमें आपने क्या करा होगा, आपने स्टार्च के अंदर आयोडीन डाला ना, तो वो आपका ब्लू ब्लैक कलर का बन गया। दिस इज अ इंडिकेटिव टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो ब्लू ब्लैक कलर क्यों बनता है? ये जो आपका अमाइलोज होता है ना, अमाइलो का जो कॉइल होता है, इस एमाइलोज के कॉइल के अंदर आपका आयोडीन आके एंट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वो कॉम्प्लेक्स बनता है ना एमाइलोज और आयोडीन का, वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देता है, पहली चीज। अब एक पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट जिसको हमें याद रखना है, आयोडीन जो होता है ना वो कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता, वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। तो हम इसके अंदर, अगर हम इसको पानी में मिलाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन मिला के हमारा I3- आयन बना। ये जो आयन होता है ना, ये आपका पानी में सॉल्युबल होता है। तो हम जब भी पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे आयोडीन का, पोटेशियम आयोडाइड होगा, पोटेशियम आयोडाइड। तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, बिकॉज ये जो I3- आयन है
वो एमाइलोज के स्ट्रक्चर में अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है और आपका रिजल्टिंग कंपाउंड ब्लू ब्लैक कलर का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट माय स्टार्च। पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे, विच इज ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट का शुगर है, प्लांट की स्टोरेज फॉर्म है शुगर की, और ग्लाइकोजन एनिमल की स्टोरेज फॉर्म है। सो कैन आई से ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च। ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है। अब जो स्टार्च और आपका ग्लाइकोजन होता है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि अमाइलोपेक्टिन में जो ब्रांचिंग होती है वो बहुत 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 ज्यादा ब्रांचिंग होती है हमारी अमाइलोपेक्टिन के अंदर। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग आपकी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर कोई पूछे किस कंपाउंड से बना है, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज से बना है, अल्फा 1,4 लिंकेज होगी तो वो अमाइलोज कहलाया जाएगा, अल्फा 1,6 लिंकेज होगी तो वो अमाइलोपेक्टिन कहलाया जाएगा। लेकिन हमारा क्या ज्यादा है यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है। अब सिर्फ यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है, एमाइलोज बहुत कम है, तो एमाइलोज के कॉइल में कहाँ से जाएगा आपका आयोडीन, क्योंकि मेजर पोर्शन तो अमाइलोपेक्टिन है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन दोगे तो आपका रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस इज द रीजन, बिकॉज वो अमाइलोज ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा अमाइलोज नहीं है तो अमाइलोज के कॉइल में जा नहीं पाएगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। So this is the concept of my glycogen. I hope it is clear to everyone. अब चलते हैं अगला सेलुलोज के टूवर्ड्स। हमने पढ़ा स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के अंदर ब्रांचिंग भी थी, लीनियर भी था, ब्रांचिंग भी थी। बट जो आपका सेलुलोज है ना वो लीनियर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी ग्लूकोपायरेनोज ही है, अल्फा 1,4 लिंकेज ही है, लेकिन इसके अंदर बीटा डी फॉर्म है। So alpha D glucopyranose 1,4 linkage is amylose. Beta D glucopyranose 1,4 linkages is your cellulose. I hope this is clear to everyone. अगर आप देखोगे तो आपका जो OH है वो आपका बीटा डी फॉर्म है, इतना हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा स्ट्रक्चर को देख के, तो अब यहाँ देखो O है, O के साथ वाला एनोमेरिक, तो इसमें OH ऊपर है, OH ऊपर होता है तो बीटा फॉर्म होती है। लेकिन आप अगले को देखो, अगला उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करके बना दी, तो देखो O नीचे चला गया, तो अब इन्वर्ट करके बना दिया तो इसका फर्स्ट कार्बन ये, इसके लिए जो OH है वो नीचे चला गया क्योंकि हमने इसको इन्वर्ट करा। क्योंकि इसको अगर मैं सीधा करूंगी, सोचो सीधा करूंगी तो जो नीचे OH है वो ऊपर चला जाएगा। So this is the structure of your cellulose. तो हमें पता होना चाहिए ये अनब्रांच्ड है, ये सेल वॉल ऑफ प्लांट और प्रोटिस्टा के अंदर है। दिस इज अबाउट सेलुलोज। अगला आता है काइटिन। काइटिन कहाँ था, फंगाई की सेल वॉल के अंदर था, और साथ में आपके जो, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे वहां आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स पढ़ोगे तो उनका एक्सोस्केलेटन पढ़ोगे, वो भी काइटिन का ही बना होता है, याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें रिपीटिंग यूनिट होती है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन का मतलब है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना, यहां पर आपका O ऊपर की तरफ हुआ। अब इसका ये जो सेकेंड कार्बन है ना, इसके ऊपर अमीन जुड़ जाएगा, अमीन होता है NH2। सो ग्लूकोजामीन सेकेंड कार्बन पे के ग्लूकोज पे अमीन जोड़ दिया, ग्लूकोजामीन बन गया। अब उसके साथ मैंने ये, आप देखोगे CH3CO, ये एसिटिक एसिड है, मैंने क्या करा, एसिटिक एसिड लिया, प्लस में मैंने अगर अमीन लूंगी, अमीन हमारा बेसिक होता है, एसिटिक एसिड हमारा एसिड होता है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, ये बन जाएगा CH3CO, और यहां से हमारा पानी बाहर चला जाएगा, ये बच जाएगा NH। अगर आपको समझ आ रहा हो, ये दो, ये एक OH और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल के आपका पानी बाहर निकलेगा और आपका बन जाएगा एन एसिटाइल, एन के ऊपर एसिटाइल लगा और ग्लूकोजामीन। तो काइटिन इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और एन एसिटाइल कहां पर है, आपके सेकेंड कार्बन के ऊपर है, लेकिन सारी की सारी चेन एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन की ही बनी होती है, तो ये आपकी लीनियर चेन हो गई। क्लियर यहां तक? तो इसके साथ हमारा होमोपॉलीसेकेराइड वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है।
लेकिन एक हमें और पढ़ना है विच इज इनुलिन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्या होता है, हमारा फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज का जो पॉलीमर होता है ना, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब इसमें क्या होता है, याद रखना, ग्लूकोज 99% ग्लूकोपाइरेनोज के साथ आता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज के साथ आता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रक्टोफ्यूरेनोज के साथ आ रहा है और फ्रक्टो के अंदर सेकंड कार्बन जो होता है वो एनोमेरिक होता है, बिकॉज वो कीटोन शुगर है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारा फ्रक्टोफ्यूरेनोज होता है और फ्रक्टो बीटा फॉर्म में है, उसके अंदर 2-1 लिंकेज है। अगर याद हो कहाँ पे पढ़ा था 2-1 लिंकेज, कुछ याद आ रहा है, सुक्रोज के अंदर, जहां हमारा बीटा फ्रक्टोज और अल्फा ग्लूकोज मिला था, तो 2-1 लिंकेज हुई थी मेरी। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपकी बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज होते हैं, आपकी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो सिंस इसके अंदर सारे के सारे फ्रक्टोज है, सेम है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये भी मेरा होमोपॉलीसेक्राइड है। लेकिन इसके में छोटा सा एक पॉइंट है कि पूरी चेन के लास्ट में कभी कभी एक अल्फा डी ग्लूको यूनिट जुड़ी होती है। ये कभी कभी होता है। तो सिंस ये कभी कभी होता है, इसलिए हम इनुलिन को होमोपॉलीसेक्राइड में डालते हैं। लेकिन अगर कोई बोले ऐसा इनुलिन जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, तो वो इनुलिन हेट्रोपॉलीसेक्राइड बन जाएगा, क्योंकि फ्रक्टोज तो है ही है, साथ में आपका ग्लूकोज यूनिट जुड़ गई। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इनुलिन क्या है, इनुलिन एक प्रीबायोटिक फाइबर की तरह काम करता है। ये भी मेरा लीनियर है। और जब आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे, उसमें आप पोटैटो पढ़ोगे। पोटैटो जो अंडरग्राउंड, उसकी स्टेम अंडरग्राउंड होती है, जो पोटैटो की अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको ट्यूबर बोलते हैं। उसके अंदर हमें इनुलिन मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, ये प्रीबायोटिक फाइबर है। व्हाट इज प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक? हमारे गट के अंदर, हमारी जीआईटी के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर अस। उन्हें कहा जाता है गट माइक्रोबायोटा। वो हमें हेल्दी बना के रखते हैं। अगर हम वही बैक्टीरिया को मुंह से देंगे, तो उन बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोबायोटिक। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया को नहीं दे रहे, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को वहां ग्रो करना है, तो उनको खाना चाहिए होगा। तो अगर मैं बैक्टीरिया को ग्रो करने का जो खाना दूंगी, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। सो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स का खाना है। गट माइक्रोब को कहते हैं प्रोबायोटिक। अगर आप गट माइक्रोब को बाहर से दोगे, उससे कहेंगे प्रोबायोटिक। और अगर उनके खाने को दोगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रीबायोटिक। सो इनुलिन इज माय प्रीबायोटिक फाइबर। आई होप इनुलिन क्लियर है। अब चलते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकान। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में। पेप्टिडोग्लाइकान को म्यूरिन भी कहते हैं, MUREIN। अब जो पेप्टिडोग्लाइकान होता है ना, उसका जो मोनोमर होता है वो दो चीजों से बना होता है। एक होता है नाम, एक होता है नाग। नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नाग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। नाम एंड नाग। अब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का तो अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा काइटिन के अंदर, और साथ में इसमें एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बट इट इज एक नाम नाग, नाम नाग, नाम नाग, ऐसे करके बहुत सारे नाम नाग नाम नाग नाम नाग लगे होंगे। तो अभी थोड़ा सा नाम से सोचो, इट इज पेप्टिडोग्लाइकान। ग्लाइकान का मतलब होता है शुगर, तो नाम नाग शुगर हो गई। पेप्टाइड, जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी ना, तो वहां बताऊंगी कि अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके साथ उसके अंदर अमीनो एसिड भी हैं। तो आपको याद रखना है, टोटल ये 4 अमीनो एसिड होते हैं। अगर मैं एक मोनोमर की बात करूंगी तो उसमें 5 अमीनो एसिड होंगे। डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिड, एल लाइसिन। 2 डी फॉर्म होते हैं, 2 एल फॉर्म होते हैं। नाम याद होने चाहिए आपको अच्छे से। लेकिन जब ये खाली बैठा होता है ना एक मोनोमर, तो उसके अंदर डी एलेनिन 2 जुड़े होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नाम के ऊपर जुड़े होते हैं, नाम के ऊपर नहीं जुड़े होते। अब क्या होगा, अगला आपका नाम होगा, फिर उससे अगला आपका नाग होगा। तो क्या होता है, ये जो 4 अमीनो एसिड इधर और इधर जुड़े हुए हैं, इनका ये डी एलेनिन टूटता है और ये डी एलेनिन और ये बॉन्ड बना देता है। तो अगर मोनोमर होगा,
मोनोमर के अंदर 5 अमीनो एसिड है जिसमें से 2 डीएलेनिन है। लेकिन अगर मेरी पूरी यूनिट बन जाएगी तो उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है नाम नाक के बीच में। वो क्रॉस लिंकिंग बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिलती है? नाम के डीएलेनिन का बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो आपका बॉन्ड बनाएगा क्रॉस लिंकिंग के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको मोनोमर्स पढ़ाऊंगी। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ नाम 2 चीजें हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल है। सो इट वुड बी माय हेटेरोपॉलीसेकेराइड एंड पेप्टाइड चेन इज अटैच्ड टू नाम। आई होप होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड सबको क्लियर है। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसके कुछ एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज हम जरूर देखते हैं। तो इसके भी देखेंगे ताकि समझ आ जाए, कि समझ आ भी आए कि बस ऐसे ही बस दिमाग के ऊपर से जा रहा है, समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ, पढ़ा, ग्लाइकोजेन स्टार्च सेम होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज होता है, सो इट इज ग्लूकोज यूनिट, है ना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, मैं क्वेश्चन दिखाऊं, म्यूट कर लो, रोक दो वीडियो को, पॉज कर दो एंड देन अपना आंसर सोचो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल इज, ग्लाइकोजेन के अंदर एक अमाइलोज यूनिट है एंड बाकी इसके अंदर सारी की सारी ब्रांचिंग्स हैं। तो कहना है कि इसके अंदर कितने एंड्स होंगे, टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? प्लस में 1, क्योंकि एक तो अमाइलोज है ना, सो आई कैन से इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस में 1 अमाइलोज का एंड है और ये आपके ब्रांचिंग का एंड है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जब भी ऐसा इनकरेक्ट करेक्ट आए ना, याद रखना, हम ऐसे पागलों की तरह पढ़ते हैं और हम करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं। हमेशा इनकरेक्ट करेक्ट ध्यान से देखा करो, जानबूझ के वैसे क्वेश्चन देते हैं जहां पे इनकरेक्ट होगा। सो ग्लाइकोजेन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल, करेक्ट। इन ग्लाइकोजेन द राइट एंड इज रिड्यूसिंग, पढ़ा था ना, राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये भी करेक्ट है। इट इज अ ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच भी होता है। इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, नहीं, ये तो हमारा स्टार्च का स्टोर फॉर्म है। सो दिस इज माय रॉन्ग, सो आंसर इज दिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय अ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कौन सा होता है? ये ईथर का बॉन्ड होता है। ईथर बॉन्ड कौन सा होता है? एक साइड कार्बन, एक बीच में ऑक्सीजन, दूसरी साइड कार्बन, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ईथर बॉन्ड। ना समझ आए तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ, वहां पे नॉमेनक्लेचर में चले जाना, आपको ये सब एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसेकेराइड? lactose die, sucrose die, maltose die. Starch is a polysaccharide. So this is not a disaccharide. Easy, बहुत easy क्वेश्चन है। इसके साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट आज फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगी अपनी लिपिड्स की वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।